Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, class 9th, as you know, in our previous video, we have started the new chapter, the fundamental unit of life from biology portion, the cell. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि why cell is called the fundamental unit of life. अब देखिए, सिंगल सेल को हम सेल कहते हैं और सेल्स जो है वो मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स वो टिश्यूज बनाते हैं एंड the group of tissues makes organ. Group of organ makes an organ system like digestive system, respiratory system, and those organ system makes an organism. तो शुरू कहाँ से हुआ? सेल से. That is why cell is called the basic unit or fundamental unit of life. ये जो ऑर्गेनिज्म बना वो सेल से ही बना, शुरुआत सेल से हुई, इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स अपनी बुक अपने सामने रखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें. स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. तो देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब मधुमक्खी के जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और उसके अंदर उन्हें लिटिल कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे. कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. देखिए, ट्री की जो बार्क होती है, मतलब ट्री की जो छाल होती है, उसमें मिलता है कॉर्क. दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. देखिए, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की थिन स्लाइस को सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. अब जो खाली स्पेस उसे दिख रहे थे उन्होंने उसको नाम दिया सेल, क्योंकि सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम्स. दिस मे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. तो देखिए, 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा था तो इस घटना को लोगों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, पर ये काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था साइंस की हिस्ट्री में. दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट someone had observed that living things appear to consist of separate units. तो पहली बार किसी इंसान ने ये देखा था कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, और आज बायोलॉजी में इन यूनिट्स को बोला जाता है सेल. What are living organisms made up of? अब हमें देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं. तो इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी 5.1 समझनी पड़ेगी. इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमें ऑनियन बल्ब को लेना है, फिर उसकी पतली सी स्किन को बल्ब से रिमूव करना है. इसके बाद स्किन को जल्दी से वाटर कंटेनिंग वॉश ग्लास में रख देना है ताकि स्किन सूखे ना. अब हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है जिसमें ओनियन पील या ओनियन स्किन को ट्रांसफर करना है. अब हमें ओनियन पील पर आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद डालनी है ताकि ओनियन पील के अंदर जो सेल्स हैं उनको कलर मिल जाए. इससे हमें सेल्स जो ओनियन पील के अंदर है वो हमें माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखने लगेंगे. अब हम माइक्रोस्कोप की मदद से ओनियन पील के सेल्स को देखेंगे. तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ जब हमने ओनियन पील के सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा? अब जो ओनियन पील के अंदर हमें स्ट्रक्चर दिखे उसको हमें ड्रॉ करना है. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखे. अब हमें दो डिफरेंट साइज के ओनियन लेने हैं, एक बड़ा ओनियन और एक छोटा ओनियन. बड़े और छोटे ओनियन से हमें पील को रिमूव करना है और उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बड़े ओनियन से जो हमने पील को रिमूव किया उसके अंदर जो सेल हैं, या छोटे ओनियन से जो हमने पील को रिमूव किया उसके अंदर जो सेल्स हैं, क्या वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? इसका आंसर हमें आगे मिलेगा. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ओनियन पील के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? These structures look similar to each other. जो ये स्ट्रक्चर्स होंगे ओनियन पील के अंदर वो एक जैसे होंगे, मतलब सिमिलर होंगे. टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन ऑनियन बल्ब. और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि ऑनियन बल्ब. वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप. अब देखिए, हमने दो डिफरेंट साइज के ओनियन लिए थे, एक बड़ा ओनियन और एक छोटा ओनियन. इन दोनों से हमने पील को रिमूव किया था. जो बड़े ओनियन की पील थी उसमें हमें स्ट्रक्चर दिखे और जो छोटे ओनियन की पील थी उसमें भी हमें स्ट्रक्चर दिखे. जो दोनों में स्ट्रक्चर थे वो सिमिलर थे. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. तो देखिए, किसी भी साइज का ओनियन हो, बड़ा ओनियन हो या छोटा ओनियन हो, उन
उनसे जब हम पील को रिमूव करेंगे तो दोनों पील्स के अंदर जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. तो onion bulb को जो बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वही यही स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब ये खूब सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक ऑनियन बल्ब को बना रहे हैं और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेल। सिर्फ ओनियन ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। इसके अलावा कुछ सिंगल सेल्स होते हैं जो अपने आप से जिंदा रहते हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, पर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, मतलब वो एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो ऐसे जो सिंगल सेल्स होते हैं ये अपने आप से जिंदा रहते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में सेल्स को देखा था यूजिंग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत ही पुराने माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में सेल्स को देखा था। इसके बाद आता है ल्यूवेनहॉफ। ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में सबसे पहले इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को देखा था। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। और अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, तो इसका आंसर है ल्यूवेनहॉफ, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखा था और कॉर्क सेल डेड सेल्स होते हैं, पर ल्यूवेनहॉफ ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को देखा था। इसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके बाद आता है पुरकिंस। पुरकिंस ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल के अंदर जितना भी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहती है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। इसके अलावा जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। इस सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, स्लेडन एंड शेवान। इसके बाद सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया था विर्चाउ ने। विर्चाउ ने बोला था ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं वही डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। जैसे अगर ये कोई पुराना सेल है, ये डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके नए सेल्स बना देगा, तो उसने क्या बोला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इससे ये पॉसिबल हो पाया कि हम सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स को देख पा रहे थे। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. देखिए, जिस टाइम पे हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस नहीं थे, तो अगर हम अपने आसपास देखते थे तो हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देते थे। पर जब मैग्नीफाइंग लेंस का इन्वेंशन हुआ, उससे पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे हमें पता चला कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, जिनके एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organisms. तो ऐसे ऑर्गेनिल्स जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसे ऑर्गेनिल्स को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। ऑन द अदर हैंड, many cells group together in a single body. देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल है सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Every multicellular organism has come from a single cell. How? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से ही बन के आए हैं। तो ऐसा कैसे? इसको समझने के लिए हमको रिप्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। देखिए, रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट होता है उसे बोला जाता है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है उसे बोला जाता है ओवम। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक सेल बनाते हैं जिसे बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट बार बार डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसी से इसका आंसर आता है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पहले एक सिंगल सेल से ही बन के आए हैं और उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट। देखिए, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल अपने जैसे ही नए सेल्स को बनाता है। ऑल सेल्स डज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले से ही सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स को बनाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। तो नीचे
ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो सेल पाई जाती हैं उनको दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ मसल सेल की। स्मूथ मसल सेल हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाया जाता है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है। ज्यादा नर्व सेल पाया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नर्व सेल का काम होता है सेंस को महसूस करना। जैसे अगर हमें दर्द महसूस हो रहा है या ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है तो वो सब महसूस होता है नर्व सेल्स की मदद से। अब हम बात करते हैं ओवम की। ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। ये फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, और जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है और ये मेल की बॉडी में पाया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है। बोन सेल ऑब्वियसली बोन में ही पाया जाता है और ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है फैट सेल। फैट सेल को एडिपोज सेल्स भी बोला जाता है। फैट सेल्स के अंदर फैट स्टोर होता है।